नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। तो आइए प्रारंभ करते हैं माई लाइफ शब्दों में आप बीती एपिसोड नंबर 4। तो इसके पहले मैंने अपनी आप बीती कहानी में, जो कि एडिलेड में प्रारंभ हुई थी ऑस्ट्रेलिया आने के बाद में, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के बाद मेरा और मेरी वाइफ का जीवन किस भांति आगे बढ़ा, इस संदर्भ में मैंने अपने पिछले 3 वीडियोज में बातें की हैं। तो अब मैं ले चलता हूं उसके आगे की कहानी पर। देखिए, जो कल हमारा बीत चुका होता है वो अच्छा बुरा जैसा भी होता है, अगर उसको आपने ठीक से मैनेज कर लिया, एक समय ईश्वर ऐसा जरूर आपके जीवन में लाते हैं जब आप अपने बीते हुए कल को स्मरण कर सकें और उस पर बात कर सकें। तो शायद उस समय मैं और मेरी पत्नी ने जो संघर्ष किया और उस संघर्ष के परिणाम आज इतने बेहतर हो सके हैं जीवन में कि आज मुझे लगता है कि मैं उन संघर्षों के विषय में आपसे चर्चा कर सकूं और उनको एक बार फिर से स्मरण कर सकूं। मैं उन सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज करके और फ़ोन करके, इवन मेरे 2-3 मित्र हैं जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी इस विषय में बात की, उन वीडियोस को देख करके, और उनको लगा कि उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तो मैं पहले तो उन सभी मित्रों को धन्यवाद करता हूं। और इन सभी मित्रों में से एक मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं। जब थिएटर करता था मैं, उस समय मेरी उनसे मित्रता हुई थी और काफी सज्जन व्यक्ति हैं। नाम है उनका आलोक शुक्ला। इस समय वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हुए हैं। मई में उनको पैरालाइज का अटैक हुआ था और गर्दन के नीचे पूरा शरीर उनका पैरालाइज्ड हो गया। बहुत साहसी व्यक्ति हैं वो, और इतने कठिन समय में, उस समय पीक पर था कोरोना इंडिया में और पूरी दुनिया में, उस टाइम उनका ये इंसिडेंट हुआ था। और फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट देख करके और मुझे पता चला था। फिर इसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया और अब कभी कभार मैं उनके संपर्क में रहता हूं। लेकिन उन्होंने इसके पहले भी, मुझे पता है, उन्होंने अपने पूरे जीवन में थिएटर को लेकर के और अपनी कला से रिलेटेड जीवन को जीने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और मैं उनकी पत्नी और उनके बच्चों की भी बहुत प्रशंसा करता हूं कि इतने संघर्ष के समय में, जब आज के युग में लोग एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, वो निरंतर सेवा कर रही हैं। और मेरे मित्र अभी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, आलोक शुक्ला जी, और अब वो उठने बैठने लायक हुए हैं। पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हुए, अभी उनको काफ़ी समय लगेगा। लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में जो लोग थिएटर के जीवन से परिचित हैं, उनको पता है कि किस प्रकार से, किस भांति से जीवन जिया जाता है। तो मैं आलोक शुक्ला जी को अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर उनको शीघ्र ही इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो अपना फिर से सामान्य जीवन प्रारंभ कर सकें। तो मेरे जो मित्र हैं आलोक शुक्ला जी, उनका एक रिकॉर्डेड मैसेज मुझे मिला है। तो उन्होंने पूछा है कि आपके पास सारी चीज़ें थी जब आप इतने व्यवस्थित थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया और आपने इस संघर्ष का चुनाव किया। ये बहुत ही सही अनुमान है उनका कि इसका चुनाव मैंने स्वयं किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई के अपने उस व्यवस्थित जीवन को छोड़ करके और ऑस्ट्रेलिया आने का चुनाव मेरा अपना स्वयं का था। उसके बाद मैंने मेरी पत्नी को भी कन्विंस किया। मैं अपने द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय में उनके साथ में बैठ करके बातचीत करता हूं, उनको समझ में आता है तो वो स्वीकार करती हैं। और बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं मेरे जिनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और फिर हमने उनको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। लेकिन कुछ चीज़ें जब उनको समझ में आती हैं तो वो फिर मेरा पूरी तरह से साथ देती हैं। तो पहली चीज़ तो अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं अपने तमाम उन सभी मित्रों को बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने जाने अनजाने मेरा सहयोग किया है। और मैं अपने परिवार के भी सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचने में मानसिक शक्ति दी, आर्थिक शक्ति दी और बहुत प्रकार से सहयोग किया। यहां आने के लिए मुझे मोटिवेट करने के पीछे बहुत सारी वजह थी। किसी एक दिन के घटनाक्रम की वजह से मैंने इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया था। सतत चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रही थी, क्योंकि मैं अभी केवल ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और स्पेशली अभी तो मैं एडिलेड से संबंधित अपने जीवन के विषय में चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से। तो समय आएगा और मैं बताऊंगा कि मुंबई से ऑस्ट्रेलिया आने का मेरा निर्णय क्यों हुआ, किन परिस्थितियों और किन हालात में मैंने ये चुनाव किया। इसके विषय में मैं आलोक शुक्ला जी के इस प्रश्न के उत्तर को अभी अपने पास सुरक्षित रख लेता हूं। तो मित्रों, अब इधर उधर की बात को समाप्त करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो मिल गई जॉब। अब जॉब मिलने के पीछे 2 फैक्टर थे। एक ये था कि मेरे पास वो सर्टिफिकेट था, मशरूम उगाने का कोर्स किया था मुंबई में, तो उस सर्टिफिकेट ने भी बहुत काम किया। दूसरा, जो पैसों की सीमित, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कम पैसे लेकर के आया था, नहीं, क्योंकि उस दरमियान जब मैं
और एडिलेड पहुंचा था, तो उस टाइम पे हम जितने भी लोग नए लोगों से मिलते थे एक दूसरे से, तो आपस में डिस्कशन करते थे कि कौन कितने पैसे लेके आया है। और ये बहुत अनुकूल सी बातचीत तो नहीं है, लेकिन जब आप सब लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। उन लोगों को देखते हुए मुझे लगता है हम काफी ठीक ठाक सा पैसा लेकर के ऑस्ट्रेलिया आए थे। तो ईश्वर से प्रार्थना करके, ईश्वर से आज्ञा मांग करके मैंने कई बार जीवन में रिस्क लिए हैं और ईश्वर ने फिर मेरा साथ दिया है। मैं हमेशा मानता हूं कि ईश्वर की इच्छा के बगैर शायद मैं सफल नहीं होता, और कतई आप इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि आप भी इसी प्रकार से सोचें। आपकी सफलता की क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। पहली चीज तो सफलता के जो मानदंड है मेरे लिए टोटली डिफरेंट है। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग मानदंड होते हैं और उन सबका मैं सम्मान करता हूं। तो फिलहाल 2 कारण थे मशरूम की कंपनी में या मशरूम उगाने की फैक्ट्री में जो जॉब मिली। एक था वो सर्टिफिकेट जो मैंने कई वर्षों पहले ईश्वर की प्रेरणा से किया था, उसका बहुत औचित्य उस समय नहीं समझ में आया था जब मैंने कोर्स किया था। लेकिन जब ये नौकरी मिली, और ये नौकरी उस वक्त मिली जब डूबते को तिनके के सहारे की आवश्यकता होती है, तो बहुत ही यूजफुल थी। तो एक तो वो सर्टिफिकेट काम आया, दूसरा जो मैंने रिस्क लेकर के और बहुत कम टाइम में मैंने गाड़ी खरीद ली थी। अब नया संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि ये जो जॉब प्लेस है एडिलेड जहां हम रहते थे प्लिम्पटन में, वहां से तकरीबन 90 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 85 टू 90 किलोमीटर थी। लेकिन जब हम पहले दिन जॉब पर गए तो लंच के टाइम पे मुझे वहां एक फैमिली मिली, अपने भारतीय लोग ही थे, मैं नाम तो नहीं ले सकता, मुझे उनके सबके नाम याद हैं। तो उनमें हस्बैंड एंड वाइफ और उनकी जो वाइफ थी उनकी भाभी, ये 3 लोग मिले। अच्छे लोग थे और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो भी एडिलेड से ही यहाँ पर जॉब करने आते हैं, लेकिन उनके पास में गाड़ी नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है। तो उनको कोई एक दूसरे सज्जन थे जो अपने साथ लेके आते थे। और यहाँ एक बात मैं आपको मेंशन कर दूं कि अगर आप शहर से थोड़ा दूर जॉब करने जाते हैं और आपके पास में गाड़ी नहीं है, और अगर है भी और आप किसी दूसरे के साथ में जाते हैं, तो यहाँ एक अनकहा सा रूल है कि लोग $10 जो है आने जाने का किराया देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पे चले गए हैं इंडिया, और क्या आप हमें पिक करके ड्रॉप कर सकते हैं डेली, हम आपको $10 पर हेड दिया करेंगे। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात, और $30 का तो पेट्रोल लग ही जाता था, यस अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि गाड़ी मेरी इतनी नई तो थी नहीं, और मेरी पहली कार थी रेड कलर की निसान पिंटारा। तो मुझे याद है उसका एक्सीडेंट भी हो गया था, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्या हुआ था। तो निसान पिंटारा तो काफी अच्छा खासा पेट्रोल खाती थी वो, तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है। तो अब मुझे वो 15-20 किलोमीटर ज्यादा हो जाता था, क्योंकि मैं लगभग 10 किलोमीटर दूर उनको सुबह पिक करता था जाकर के, और अपने साथ लेकर के आता था जॉब पे, और फिर उनको छोड़ने ड्रॉप करने भी हमको जाना पड़ता था। तो मित्रों अच्छा तो लगा। ये प्रारंभ इतना सहज नहीं था मित्रों। एग्जैक्ट 6 o'clock एंटर होना पड़ता था, वहां आपको पहुंच जाना पड़ता था जॉब पर। तो लगभग 105 किलोमीटर ड्राइव करके आपको सुबह 6 बजे पहुंचने के लिए, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितने बजे सुबह उठना पड़ता होगा। जी हाँ मित्रों, 4 बजे एग्जैक्टली हम उठते थे, और आधा घंटे में नहा धो के पूजा पाठ करके जितना जल्दी जल्दी हो सकता था करके, और तकरीबन 4:30 से 4:45 बजे हम लोग निकल जाते थे। और चूंकि वहाँ प्रिंसेस हाईवे लगा होता था और सुबह काफ़ी खाली रोड मिलता था, ट्रैफिक वगैरह नहीं होता था, तो हम घंटे से सवा घंटे के अंदर 6 बजे, क्योंकि मैं जितने दिन भी इस जॉब में गया तो कभी भी हम लेट नहीं हुए, एक भी दिन लेट नहीं हुए, लेकिन गाड़ी पार्क करके हम लोग रन करके अंदर कंपनी में घुसते थे। बहुत बड़ा शेड था, पूरा एयर कंडीशन, मतलब एयर कंडीशन के आपको ठंडी लगे इसलिए आपको गर्मियों में भी स्वेटर वगैरह अंदर पहनने पड़ते थे, वजन कपड़े पहनने पड़ते थे। तो ईश्वर ने एक साधन बना दिया कि चलो भाई पेट्रोल का खर्चा भी निकल आए। अब जॉब शुरू हो गई। जॉब इतनी आसान तो थी नहीं, कठिन थी, पर वहां पर एक अच्छी बात यह थी कि 1 महीना ट्रेनिंग टाइम पीरियड था, और ट्रेनिंग टाइम पीरियड में एडिलेड मशरूम की उस कंपनी में आपको फिक्स पेमेंट मिलती है, आवरली कुछ $18 और समथिंग जो है तो पेमेंट है, तो फिक्स पेमेंट थी। तो ये था कि 1 महीने अगर आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या कम अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपको सैलरी जो मिलेगी वो आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। तो अब ये था कि 1 महीने की तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 1-2 दिन ट्रेनिंग करने के बाद ये समझ में आ गया था कि इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
वजह यह है कि उसमें पहले से लोग 8-8, 10-10 साल से, 5-5, 6-6 साल से लगे हुए थे और जितने टीम लीडर्स थे वो लगभग सारे लोग चाइनीज थे, एक दो लोगों को छोड़ करके। तो वो थोड़ा सा उन लोगों की जो बातचीत है वो थोड़ा बहुत रफ थी, तो मेरा तो हर दूसरे दिन झगड़ा होता था। इतना बुरा नहीं था काम और बट इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो पिकिंग स्पीड है वो पर आवर किलो के हिसाब से एक लिमिट थी कि इतना अगर आप पहुंचेंगे तभी आप ठीक ठाक सा पैसे कमा पाएंगे। खैर, मैंने तो पुराने लोगों को एक दिन देख लिया और मैंने सीख लिया कि कैसे क्या करते हैं, और मैं अपनी टीम में जो अंडर ट्रेनिंग आए हुए थे 20-25 लोग, तो वो 4 हफ्तों में सबसे फास्ट पिकर रहा। ऐसा नहीं कि काम में जाकर के मैंने मन नहीं लगाया, मैंने अपने जीवन में एक चीज हमेशा सीखी और प्रयत्न किया कि मैं वो करूं। वो मैंने अपने पिताजी से सीखा था। मेरे पिताजी आर्मी में थे कि जो भी काम कर रहे हैं उसे बड़ी शिद्दत से करें और अपने पूर्णत्व के साथ करें, अपनी पूरी शक्ति के साथ करें। तो वो पूरी शक्ति के साथ करने का तात्पर्य यही था कि मैंने उसको, ये मुझे पता था कि ये 2-3 दिन के अंदर अंदर मेरे दिमाग ने निश्चित कर लिया था कि यहाँ मैं 1 महीने के बाद में जॉब नहीं करूंगा। उसकी कई वजहों में से 2 वजहें खास थी। एक कि मैं अगर यहाँ पर जॉब करता भी हूँ तो मेरी पत्नी का जो पिकिंग जो स्पीड है वो उस रेंज तक नहीं पहुंचेगी कि इतना टाइम खर्च करके भी यहाँ पर वो कुछ ठीक ठाक सा पैसा कमा सकें। हालांकि मैंने उस चीज को सीख लिया था कि कैसे क्या करते हैं और मैं थोड़ा फास्ट भी करता। तो अपने ग्रुप में सबसे अधिक मात्रा में, चूंकि डेली वो तौले जाते थे, और वो बहुत कभी डिटेल में बताऊंगा उस विषय में कि 4-4 या 5-5 किलो के एक बॉक्स होते थे, उनको पैक करना होता था। वो बहुत ही सिस्टमैटिक था, मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक। आपको वो काम करने में भी मजा आएगा, ऐसा कोई बुरा काम नहीं था और कोई हैवी काम नहीं था, लेकिन फास्ट बहुत करना पड़ता था और बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता था कि मशरूम को आप टच ना करें। वो पूरा सब सिखाते हैं कि कैसे पिक करना होता है। इतना इजी भी नहीं था लेकिन इतना कठिन भी नहीं था, हम कर पा रहे थे। और मैं, अब ये समझिए कि मैंने सीखा और अपने ग्रुप में सबसे फास्ट पिकर रहा 1 महीने तक। लेकिन उस दरमियान मुझे एक बात समझ में, 2 दिन में ये बात समझ में आ गई थी कि मैं यहाँ 1 महीने के बाद में जॉब नहीं करूंगा। 1 महीने तो मैं इसलिए करूंगा क्योंकि 1 महीने तक फिक्स सैलरी है। मेरी वाइफ या मैं कितना भी काम करें, कम करें, ज्यादा करें, जैसे भी है, फिक्स मिलेगा। तो अब जब मुझे ये बात पता चल चुकी कि मुझे यहाँ 1 महीने से आगे नहीं करना, तो फिर मैंने 1 महीने के बाद मुझे क्या करना है उसकी प्लानिंग शुरू कर दी। जी हाँ मित्रों, कई बार आपको बहुत आराम से बैठ करके वो केवल विचार नहीं करना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मेरी जिंदगी में इसीलिए गम है कि मैंने सोचा अधिक, किया कम है। तो ऐसे टाइम पे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सोचता नहीं हूं, मैं भी बहुत सोचता हूं, पर ऐसे किसी टाइम में जब आपके पास समय ही कम हो तो सोचने में समय बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। 2 दिन में मैंने निश्चित कर लिया कि मुझे इस जॉब से आगे बढ़ना है। 1 महीने के बाद मुझे यहाँ जॉब पे नहीं आना। तो अब चूंकि ये सुबह 6 बजे से जॉब शुरू होती थी और लगभग 3, कभी 3:30, कभी 2:30 बजे ये जॉब खत्म हो जाती थी। तो उसके बाद हम वापस घर आते थे। तो हुआ क्या कि जब आप, देखिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग ने पहले से निश्चित कर लिया कि 1 महीने बाद आपको क्या करना है, तो आपका दिमाग फिर उसी तरह की चीजों को ढूंढना शुरू कर देगा। बिल्कुल एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि आप एक मेले में हैं और आपको एक टैक्सी चाहिए जहां हजारों लाखों की भीड़ है, और अगर टैक्सी 500 मीटर दूर या 1000 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर भी अगर एक टैक्सी होगी तो लाखों लोग आपको नहीं दिखाई देंगे, आपको केवल वही एक टैक्सी दिखाई देगी, क्योंकि आपका मस्तिष्क और मन पूर्ण रूप से फोकस है किसी टैक्सी के लिए। तो आप वहां हैं, दिन भर बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका फोकस 1 महीने के बाद का है तो आपका मन और दिमाग कहीं ना कहीं बहुत गहराई में उस 1 महीने के बाद के टाइम के लिए प्रोग्रामिंग करने लगता है और उससे रिलेटेड चीजें ढूंढना शुरू कर देता है। और यही हुआ कि हमारी टीम में एक अंग्रेज महिला थी, रही होगी उम्र उसकी कोई 28-29 साल की, का एक अच्छे स्वभाव की एक अंग्रेज महिला थी। तो उसको मैंने 3rd डे, क्योंकि हम लोग लंच करते थे तो एरिया था जहां जाकर के सभी लोग लंच करते थे, वहां चेयर्स टेबल्स पड़ी हुई थी और अनलिमिटेड मिल्क रखा होता था, कॉफी रखी होती थी, आप जितना बनाना चाहें बनाएं, पिए, खाएं, और खाना हम लोग अपने घर से लेकर के जाते थे। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, मैंने जो है उस महिला से बातचीत करनी शुरू की। मुझे लगा बाकी सब तो ज्यादातर लोग जो हैं तो अपने यहाँ के थे वहां पर, और दूसरी कंट्रीज के भी थे, लेकिन अपने यहाँ के काफी लोग थे। मैंने उससे बातचीत करनी शुरू, और तीसरा दिन था, हम साथ में ही बैठे हुए थे, एक ही बड़ी टेबल हुआ करती थी तो हम साथ में बैठे हुए थे,
और वो अपने लंच में शायद कुछ ब्रेड जैम और समथिंग क्या लेकर के आई थी। तो मैंने उसको ऑफर किया और हम लेके गए थे पराठा सब्जी। तो आपको पता है इंडियन थोड़ा सा मजबूत खाना लेकर के जाते थे क्योंकि फिजिकल काम करना होता था। तो मैंने उसको ऑफर किया कि पराठे खाओगे आप सब्जी के साथ में, और सब्जी आलू की सब्जी थी। तो वो स्माइल दी और बोली यस आई लव इंडियन फूड। तो यहाँ एक चीज़ मैंने और देखी है कि जैसे हम इंडियंस लोग बहुत शाय होते हैं, हमें भूख भी लगी होती है और कोई ऑफर कर रहा होता है पर हम 4 बार मना करते हैं पहले। लेकिन गोरे लोगों में से एक चीज़ है कि अगर उनको खाना होता है तो पहले ही बार में अगर आप ऑफर करोगे तो पहली ही बार में स्वीकार कर लेंगे या मना कर देंगे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर आप उनको दोबारा रिपीट ना पूछें, क्योंकि उनकी ये कल्चर नहीं है। उनके यहाँ ये होता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो नाउ यू हैव टू रिस्पेक्ट, कि अब उन्होंने ना कर दिया, फोर्स ना करें। लेकिन अगर उन्हें हाँ करना है तो पहली बार में हाँ कर देंगे। तो उन्होंने हाँ कर दिया, तो उस लड़की ने जो है हाँ कर दिया और फिर हमने उसको पराठे सब्जी खिलाए। और मैंने उसको कहा कि डोंट वरी, जब तक हम यहाँ जॉब कर रहे हैं तो आप लंच लाना बंद कर दो, हम लोग साथ में खाना खाया करेंगे। मेरी वाइफ भी साथ में थी, हम लोग लंच के टाइम पे मिलते थे, बातचीत करते थे और गप्पे शप्पे मारते थे। वो अपनी बातें बताती थी, हम अपनी बातें बताते थे। तो यूं ही एक दिन उसने हमसे पूछा कि आपको तो एडिलेड से यहाँ आना बहुत दूर पड़ता होगा। मैंने कहा हाँ बहुत दूर पड़ता है। और फिर मैंने बताया कि मैं एक फैमिली को पिक करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो मेरे लिए तो लगभग 250 किलोमीटर प्रतिदिन का जो है ड्राइव हो जाता है। तो उसने बोला कि मैं पहले जहाँ जॉब करती थी वो एडिलेड से कुछ 60-65 किलोमीटर है। अगर आप वहाँ जॉब करना चाहोगे तो आपका काफ़ी टाइम भी बच जाएगा और फिक्स जॉब हो जाएगी, फिक्स सैलरी हो जाएगी। तो आप अगर येस करें तो मैं वहाँ की ऑनर, जो लेडी ऑनर थी उस कंपनी की, मैं उनसे बात करूँ। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप उनसे बात करिए। तो उसने बात किया और ऑनर, चूंकि वहाँ वो करीबन 6-7 साल काम कर चुकी थी लड़की, तो ऑनर ने बोला दैट्स ओके, भेजो उनको आप इंटरव्यू के लिए। तो एक दिन हम यहाँ 3 बजे निकल करके डायरेक्ट वहाँ गए और हमने इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू क्या, क्योंकि एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई रेफरेंस देता है किसी जॉब के लिए तो वहाँ आपको सीरियसली कंसीडर किया जाता है। तो हम दोनों लोगों को कंसीडर कर लिया कि हाँ भाई ठीक है आप ज्वाइन करो। तो ये सब करते कराते हमारे 4 वीक लगभग बीत गए थे और हमने फ्राइडे को यहाँ लास्ट जॉब किया इस मशरूम कंपनी में और मंडे से हमने उस नई कंपनी में ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पर भी हमारी फिक्स सैलरी थी और वहाँ जो पोजीशन मिली पार्ट टाइम परमानेंट मिली। मतलब पार्ट टाइम परमानेंट का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम 20 आवर्स तो वीक में मिलेंगे ही जॉब के। और चूंकि आप पार्ट टाइम परमानेंट हो जाते हैं तो जो भी दूसरे बेनिफिट्स हैं परमानेंट लोगों के लिए वो भी आपको मिलेंगे। पर हमको वहाँ पे आराम से 35 to 38 आवर्स वीकली मिल जाते थे। तो इस प्रकार से हमको ये जॉब छोड़ करके एक भी दिन घर में वेट नहीं करना पड़ा। फ्राइडे तक हमने यहाँ काम किया, हमारी सैलरी आ गई उस वीक की और नेक्स्ट वीक से मंडे से हमने वहाँ पर जॉब शुरू कर दी। लेकिन हमने इस 1 महीने में केवल इतना ही नहीं किया। मैं सोच रहा था कि अभी जो हमने कमाना शुरू कर दिया इसमें हम अपना पूरा टाइम खर्च कर रहे हैं और इतना टाइम खर्च करके अगर हम इस तरह की किसी जॉब में फंसे रह जाएंगे हम आगे क्या कर पाएंगे। तो इस एक पूरे महीने में लगभग हम 3:30 से 4 बजे वापस एडिलेड आ जाते थे। तो उनको ड्रॉप करके जो दूसरी फैमिली थी, इसके बाद हमारे पास लगभग 1 से 2 घंटे, क्योंकि कुछ ऑफिस 6 o'clock तक खुले रहते थे, कुछ 5 बजे तक खुले रहते थे, तो 1 से 2 घंटे हमको फिर भी टाइम मिलता था। तो हम आगे के अपने करियर के लिए कि और क्या जॉब हो सकती है, स्पेशली मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि उनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड था, तो ये था मुझे कि इनकी जॉब का कहीं व्यवस्थित हो जाए। तो फिर मुझे अपने लिए उतनी टेंशन नहीं थी, मुझे पता था कि मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। हम जॉब से आकर के 1-2 घंटे सिटी जाते थे और अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करते थे। इसी दरमियान मुझे एक सज्जन मिले, उनका नाम मुझे याद है और वो साउथ इंडिया के थे। एक दिन अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ में हम रोड क्रॉस कर रहे थे तो आई कांटेक्ट हुआ, एक दूसरे को देख करके हम मुस्कुराए और जैसे मुस्कुराए तो मैंने बातचीत करनी शुरू कर दी। 1 मिनट में ही जो मेन क्वेश्चंस होते थे वो मैं सारे पूछ लेता था कि आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है, आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ करके, आप क्या जॉब करते हैं, आपको जॉब कैसे मिली। ये बड़े बेसिक से क्वेश्चंस होते थे। कौटिल्य अर्थात चाणक्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा नरो सुखी भवे। देखिए, आप अगर अपने
शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मेरे मित्र ने पूछा ना कि आपको क्या मोटिवेट करता है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। तो चाणक्य नीति में लिखा है कि आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा नरो सुखी भवेत। आहार माने भोजन, व्यवहार माने लेन देन बातचीत, ये सारा जो भी हम करते हैं ये व्यवहार ही है। तो उसमें जो व्यक्ति शर्म नहीं करता वो सुखी रहता है। कि अब आप किसी दोस्त के यहाँ गए रात में, उसने आपसे खाने के लिए कहा, आप आधे पेट सो गए, संकोच में खाना नहीं खाया, रात में भूख लगी, रात भर आप सो नहीं पाए भूख की वजह से, तो उसमें संकोच करके आपको कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे नुकसान हुआ। व्यवहार में मान लीजिए आपको किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं, उसने एक गड्डी आपको नोटों की दी और उसने बोला इसमें 10,000 रुपए हैं, और आपने संकोच बस उसके सामने गिना नहीं, रख लिया, शायद उसमें एक नोट कम है। तो अब जब आप बाद में गिनते हैं, पीठ पीछे गिनते हैं और एक नोट कम है, तो आप जाकर के अगर अपने मित्र से बोलेंगे कि भाई एक नोट कम है, तो वो आप पे शक करेगा और आपको भी संकोच होगा। तो या तो रिलेशन खराब होगा या आप नुकसान में चले जाएं कि चुपचाप भाई एक नोट का नुकसान बर्दाश्त करें। इससे तो बेहतर ये है ना कि भाई उस व्यक्ति को रोको और आप उनके सामने ही गिन लें उन पैसों को। तो क्या होगा कि अगर कम ज्यादा होगा तो उनके सामने होगा, तो उनको भी आपके ऊपर संदेह नहीं होगा। अगर कोई भूल चूक है या कोई चालाकी है तो सामने ही हो जाएगी। तो इसलिए चाणक्य ने कहा है कि आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा नरो सुखी भवेत्। मैं किसी व्यक्ति से अभी मिला हूं और मेरे पास इतना समय थोड़ा ही है कि मैं बार बार उसे चेज करूं और तब ये सारे बेसिक सवाल करूं, तो मैं तुरंत पूछ लेता था, 1 मिनट के अंदर अंदर सारे सवाल पूछ लेता था। तो उन्होंने बताया कि भाई हमको 4 महीने हो गए और मेरी वाइफ भी अकाउंटेंट है, ये सब पता चला। तो अकाउंटेंट है और उनको पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। तो मैंने कहा कैसे जॉब मिली? तो उन्होंने बहुत बहुत हेल्प की और मैं उनको आज दिल से इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने हमें बताया कि आपकी इंडिया की कैसी भी डिग्री और एक्सपीरियंस रहने दीजिए, यहां पर आपको लोकल कुछ ना कुछ डिग्री होनी चाहिए, लोकल कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए और लोकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ ने ये कोर्सेज किए थे, छोटे छोटे कोर्सेज थे अकाउंटिंग से रिलेटेड, और एक जगह उन्होंने 1 महीने वॉलंटियर एज एन अकाउंटेंट जॉब किया था। तो उसकी वजह से उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया था, जिसके बेस पे उनको पार्ट टाइम जॉब मिल गई है एज एन अकाउंटेंट। उन्होंने हमको 3 कोर्सेज के नाम लिए कि ये हमने करवाए थे क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होने और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं खर्च होना, आपको ऑस्ट्रेलिया के 3 सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे मैं इनको अपनी वाइफ को लेकर के टैफ गया और वहां एडमिशन करवाना था। तो बड़ा अच्छा सीन था। देखिए मेरी पत्नी खड़ी हुई थी, मैं इस मामले में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी वाइफ बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छी इंसान है। मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूं, बहुत अच्छी इंसान है। तो एडमिशन के लिए खड़े हुए थे, तो मेरी वाइफ ने पूछा कि आपको लगता है भाई हमें इतना पैसा खर्च करना चाहिए और ये कोर्स तो हम बाद में भी कर सकते हैं? तो मैंने कहा देखो, उस वक्त देखिए कई बार आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ता है। मैंने कहा देखिए आज हमारे पास पैसे हैं इसलिए हम कोर्स भी कर सकते हैं और एक सर्टिफिकेट आएगा तो हमारी उम्मीद बढ़ जाएगी। कल हमारे पास पैसे कम हो जाएंगे, जॉब रहेगी नहीं रहेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो उस वक्त कोर्स करना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगी। तो इस जिंदगी की लड़ाई में जो चीजें जरूरी हैं उन चीजों को पहले करने में संकोच नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मैंने मेरी वाइफ को समझाया कि टेंशन मत लो, ये कोर्स करना जरूरी है। तो हमने वो एडमिशन करवाया। उसके बाद एक और है यहाँ HNR ब्लॉक, उसमें अकाउंटेंट्स का साल में केवल 1 बार ही कोर्स होता है, वो फरवरी से स्टार्ट होता है और अभी भी शायद उसका सेम पैटर्न है। उसमें सेंटर्स होते हैं जहां आपको ये कोर्स करना होता है। तो वहां हम गए, वहां पे भी एडमिशन लिया, लेकिन अब इसे सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें जो कुछ भी कहें, तो नजदीक के किसी सेंटर में कोई सीट खाली नहीं थी। लगभग 40 किलोमीटर दूर एक सेंटर था जिसमें केवल 1 सीट बची हुई थी और हमारे पास में एकदम टाइम नहीं था कि हम इस विषय में कोई लंबा डिस्कशन कर सकें या सोच विचार कर सकें, हमें हाँ या ना करना था। हम काउंटर पे खड़े हुए थे। मेरी वाइफ ने मेरी तरफ देखा कि कैसे मैनेज होगा, इतनी दूर जाके जॉब करके आके और फिर कैसे मैनेज होगा, तो ये उनका प्रश्न था उनकी आंखों में। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, हाँ कर दो और पैसे भर करके एडमिशन ले लो, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो मेरी वाइफ ने एडमिशन ले लिया। लगभग 40 किलोमीटर दूर सेंटर मिला। तो ये जो HNR ब्लॉक का कोर्स शुरू होता था 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का था। तो अब आप समझिए 4 बजे सुबह हम उठते थे, नहा धो करके तैयार होकर के, और 6 बजे हम 105 किलोमीटर दूर अपने जॉब प्लेस पे पहुंचते थे। फिर वहां से 3 बजे लगभग छूट करके 4 बजे एडिलेड वापस आते थे और मैं उन 3 लोगों को जो एक ही फैमिली के लोग थे उनको उनके घर ड्रॉप करके और फिर हम सिटी जा करके 1 घंटे
कुछ इधर उधर के ऑफिसेज में जॉब से रिलेटेड जो भी था भाग दौड़ करते थे। फिर वापस घर आते थे लगभग 5:30 बजे घर आकर के, और मेरी वाइफ कपड़े वगैरह चेंज करके और अपनी बुक्स वगैरह ले करके 7 बजे उनके क्लास में छोड़ करके, और लगभग 7:45 मैं वापस घर पे आके 1 घंटे मेरे पास टाइम होता था। तो उसमें कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी कोई एक सब्जी बना दी, कुछ ना कुछ ऐसे कुक करता था। और फिर भाग करके वापस मैं अपनी वाइफ को लेने जाता था 40 किलोमीटर दूर, और तब 10 बजे रात में जब वो छूटती तो कभी 10 बजे कभी 10:15 बजे छूटती थी, और फिर उनको लेकर के मैं 11 बजे वापस घर आता था। और इस बीच में जब वापस उनको लेने जाता था तो साथ में खाना ले करके जाता था। तो कार में बैठे बैठे वो खाना खाती थी और मुझे भी खिलाती थी। मैं ड्राइव करता था, लिटरली हम कार में ही खाना खाते थे चलाते चलाते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था कि घर पहुंच करके 11 बजे के बाद में फिर से 1 घंटे खाना ना खा करके बैठें और ये सब कुछ करें। ये होता था जितनी जल्दी, बहुत थक जाते थे, जितनी जल्दी हो सके बेड में जाकर के सो जाएं। लगभग 11:30 बजे तक हम जाकर के फिर सोते थे और फिर 4 बजे उठते थे। तो ये रूटीन जो है हमारा लगभग 3 महीने चला। हालांकि जॉब प्लेस हमारा बदल गया था, अब हम दूसरी कंपनी में जाने लग गए थे, लेकिन यहां से भी लौट करके हम लगभग उतने ही टाइम आते थे। और इस प्रकार से हमारे कठिन जीवन में कठिनतम समय आया, जिसमें आप सुबह 4 बजे से लेकर के और रात को 11 बजे तक बिजी रहते थे। यह सिलसिला लगभग 3 महीनों तक चला। और इन 3 महीनों के बाद मेरी वाइफ को जॉब कैसे मिली, मेरी वाइफ को एज एन अकाउंटेंट की जॉब कैसे मिली, इन 3 महीनों में और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके विषय में मुझे आपसे चर्चा करनी चाहिए, वो मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस संघर्ष की दास्तान को सुनिए और देखिए। मैं उन सभी विषयों पर आपके साथ में चर्चा करूंगा अगले दूसरे आने वाले वीडियोस में। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और प्लीज भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, और अगर आपको लगता है कि आप अपने मित्र और परिवार जनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी मोटिवेट कर सकते हैं, तो प्लीज शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। इसी तरह से देखते रहिए हमारे वीडियोस को, और मिलता हूं मैं अपने दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।